इकोनॉमिक्स कर रहे थे हम, उसमें हमने बजटों के प्रकार पढ़ने हैं आज। ठीक है, तो पहला बजट है पारंपरिक बजट यानी ट्रेडिशनल बजट। तो ये आपका 4 नंबर में आएगा, 50 शब्दों में लिखने के लिए आएगा, या हो सकता है कभी कभी बहुत दिक्कत तब होती है जब 20 शब्दों में लिखना होता है। कितने में? अब इतना बड़ा है, कहाँ कटिंग करें, पर हो जाता है जब आप सीख जाएंगे मेंस लिखना। मेंस के हिसाब से पढ़िए, प्री निकल जाएगा। मेंस के हिसाब से पढ़िए का मतलब ये होता है कि अभी से याद करना शुरू कर दीजिए, बिना देखे लिखना और बोलना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आज के आम बजट का प्रारंभिक रूप ही पारंपरिक बजट है। इस प्रकार के बजट का मुख्य उद्देश्य विधायिका का कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना रहा है। बस खाली अगर ये लाइन लिख दिया आपने कि पारंपरिक बजट का मुख्य उद्देश्य ये क्या है, आम बजट का प्रारंभिक रूप ही पारंपरिक बजट है। इस प्रकार के बजट का मुख्य उद्देश्य विधायिका का कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना रहा है, या करना था, करना है लिख दो, जो भी है में लिख दो, इतना लिख दो, 20 शब्द हो गए, 2 नंबर मिल गए। क्या मिल गए? इतना आसान होता है पीसीएस। लेकिन क्या है कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, 7 पेपर हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उन सब में है ना, और लगातार 4 दिन में 7 पेपर निपटाने हैं। 3 घंटे सुबह लिखना है, 3 घंटे शाम लिखना है, 6 घंटे लिखते लिखते, इसलिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। इसके अनुसार बजट में मुख्य वेतन, मजदूरी, यात्रा, मशीनें तथा उपकरण आदि में किए जाने वाले व्यय तथा विभिन्न मदों से होने वाली आय को प्रस्तुत किया जाता रहा है। इसमें किस क्षेत्र में कितना धन व्यय करना है उसी का उल्लेख होता था, कितना व्यय करना है उसी का उल्लेख होता था, किंतु इस व्यय के खर्च से क्या क्या परिणाम प्राप्त करने हैं उनका ब्यौरा नहीं दिया जाता। ये कमी थी इसकी, परिणाम क्या निकले उनका ब्यौरा नहीं दिया जाता था। इसलिए कालांतर में पारंपरिक बजट पद्धति स्वतंत्र भारत की समस्याओं को सुलझाने तथा इसकी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने में असमर्थ समझी गई। यही कारण है कि भारत में पिछले कुछ वर्षों से निष्पादन बजट की आवश्यकता तथा महत्ता को स्वीकार किया गया है तथा इसे परंपरागत बजट के पूरक के रूप में, आगे कीजिए, प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है? नीचे करो, नीचे करो भाई। क्या कमी थी? ये ऐसे ही है जैसे आपने कहा कि घर वालों ने पूछा कितना खर्चा होगा, आपने कहा जी 100 रुपये होगा, आपको 100 रुपये दे दिए घर वालों ने, आपने खर्च भी कर दिए। परिणाम क्या निकला भाई? परिणाम भी तो पता होना चाहिए। आप गए थे कि आपने खर्चा किया 100 रुपये, उसका परिणाम क्या निकला? इसलिए पारंपरिक बजट पद्धति स्वतंत्र भारत की समस्याओं को सुलझाने और इसकी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने में असमर्थ समझी गई। इसलिए क्या होता है, पिछले कुछ वर्षों से निष्पादन बजट, कौन सा बजट? परफॉर्मिंग जो बजट है वो, उसकी आवश्यकता और महत्ता को स्वीकार किया गया तथा इसे परंपरागत बजट के पूरक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आगे निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस पता होनी चाहिए भाई, क्या किया। कार्य के परिणामों को आधार बनाकर निर्मित होने वाला बजट को निष्पादन बजट या कार्यपूर्ति बजट भी कहा जाता है। कार्यपूर्ति बजट को खासकर हाईलाइट कर दीजिए। कार्य के परिणामों को आधार बनाकर, बेस, आधार बोलते हैं, बेस बनाकर निर्मित होने वाले बजट को निष्पादन बजट या कार्यपूर्ति बजट कहा जाता है। यह सरकारी परिचालन, जिस लाइन को मैं 2 बार पढ़ लेता हूं समझ लो, इंपॉर्टेंट। यह सरकारी परिचालन के कार्यों, कार्यक्रमों, क्रियाओं और परियोजनाओं को पेश करने की एक कार्यविधि है जो मूलतः लक्ष्योन्मुखी यानी लक्ष्य की ओर उन्मुख, लक्ष्योन्मुखी तथा उद्देश्यपरक प्रणाली पर आधारित है, जिसमें केवल संगठनात्मक आय व्यय का हिसाब ही नहीं बल्कि प्राप्त हुए निष्कर्षों या कार्य निष्पादन को मूल्यांकन का आधार बनाया जाता है। इस प्रकार का बजट सरकार क्या कर रही है, खासकर देखो कितना बढ़िया, क्या कर रही है सरकार, कितना कर रही है तथा कितनी कीमत पर कर रही है, इन सबको प्रतिबिंबित किया जाता है। समझ में आ गया? निष्पादन बजट का श्री गणेश प्रथम हूपर आयोग 1949, हूपर आयोग 1949 को हाईलाइट करना आपने। सिफारिशों पर यूएसए की संघीय सरकार द्वारा 1951 में हुआ था। हमारे देश में भी इस प्रणाली को 1968, ये प्री का क्वेश्चन हो गया। निष्पादन बजट कब से ला रहे हैं हम अपने देश में? 1968 से लेकर आ रहे हैं। ठीक है, प्रयोग में लाया जा रहा है। तो थोड़ा सा हूपर याद कर लो, 1968 याद कर लो, उधर 1951 याद कर लो। सरकार क्या कर रही है, कितना कर रही है, किस कीमत पर कर रही है,
ये कुछ लाइनें याद कर लो, वो अगर 50 शब्दों में पूछता है तो इसको लिख दो, खत्म आंसर। उसके बाद है आउटकम बजट। क्या है? आउटकम बजट। जब किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए किसी मंत्रालय अथवा विभाग को आवंटित किए गए बजट में अनुश्रवण, अब ये चीजें आपको क्या करती हैं, दिक्कत करती हैं, फिलहाल पढ़ते हुए चलो, इसको हिंदी में देखना क्या मतलब होता है इसका। अनुश्रवण तथा मूल्यांकन, दो बड़े अच्छे शब्द हैं, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन। इसको देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनुश्रवण को। तथा मूल्यांकन किए जा सकने वाले भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि बजट के क्रियान्वयन की गुणवत्ता को परखा जाना संभव हो सके। तो ऐसे बजट को आउटकम बजट कहते हैं। अगर इतना आपने लिख दिया तो इतने में इतना ही लिखा जाता है, छोटे क्वेश्चन आते हैं ये, या फिर बड़ा आएगा तो 16 में आएगा, बजटों के प्रकार लिखिए। अगर बड़ा आएगा तो क्या, तब ज्यादा लिखना पड़ता है। छोटा आएगा 2 नंबर 4 नंबर में आएगा तो इतना ही लिखना पड़ता है। समझ में आ गया? हाँ जी। अनुश्रवण को क्या बोलते हैं? मॉनिटर, है ना। और मूल्यांकन को क्या बोलते हैं? इवैल्यूएट। तो मॉनिटर और है ना, इवैल्यूएशन या इवैल्यूएट, ये 2 शब्द याद कीजिए। उसको हिंदी में भी याद कीजिए, आउटकम बजट कहते हैं। इसमें वित्तीय प्रावधानों के परिणामों के संदर्भ में भी देखा जाना होता है। कार्य संपादन हेतु किसी भी स्तर पर देर करने या रुकावट पैदा करने के स्थान पर निर्धारित धनराशि का सही समय और सही मात्रा और सही गुणवत्ता। अब फिर दोबारा ये देखो, ये लाइनें आपको नंबर देती हैं, कौन सी? कार्य संपादन हेतु किसी भी, जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तब आपको ये लिखना पड़ेगा, कार्य संपादन हेतु किसी भी स्तर पर देर करने या रुकावट पैदा करने के स्थान पर निर्धारित धनराशि को सही समय, सही मात्रा और सही गुणवत्ता में पहुंचाने को सुनिश्चित करना होता है ताकि निर्धारित धनराशि का यथेष्ट उपयोग संभव हो सके। क्या हो सके? यथेष्ट उपयोग संभव हो सके। देश के संसदीय इतिहास में पहली बार 25 अगस्त 2005 को आउटकम बजट वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था। ध्यातव्य है कि यह प्रयोग के तौर पर केवल आयोजनागत बजट के लिए ही किया गया था। कब किया गया था? 2005 से किया गया, ज्यादा लंबा पुराना समय नहीं है। ध्यातव्य है कि इस प्रकार के बजट में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खर्च की जा सकने वाली राशि और निर्धारित किए गए लक्ष्यों की किस सीमा तक आपूर्ति हो सकी है कि सही स्थिति वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रस्तुत किए जाने वाले परफॉर्मेंस बजट में उपलब्ध होती है। और इससे स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि आउटकम बजट में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को कहां तक प्राप्त करना संभव हो सका है। अब आप लगाओ ना कि इतना सारा लिखा हुआ, दिक्कत कहां आती है मेंस में कि क्या कटिंग करनी है। तो बहुत अच्छे जो लाइन है, जो आपको टच हार्ड टचिंग जो लाइनें होती है, उनको पकड़कर आप क्या कीजिए, जो टॉपर होते हैं वो यही करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई? क्रीम निकालते हैं और उसको प्रस्तुत करते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद है शून्य आधारित बजट, जीरो बेस बजट। बजट की वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय के प्रत्येक मद पर पुनर्विचार करके प्रत्येक मद को बिल्कुल नूतन मद यानी शून्य मानते हुए उसके नए सिरे से मूल्यांकन करना ही शून्य प्रणाली बजट। इतना लिख दो, 2 नंबर पकड़े, 2 में से 2। बजट की वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय के प्रत्येक मद पर पुनर्विचार करके प्रत्येक मद को बिल्कुल नूतन मद या शून्य मानते हुए उसका नए सिरे से मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करना ही शून्य प्रणाली बजट कहलाता है। आपके काम का जो मेंस का है ना वो इतना है, क्योंकि अगर छोटे में आया इतना ही लिखना है। कितना? ठीक है, 20 शब्दों को 20 शब्दों में ही खत्म किया जाता है। 50 में लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे ज्यादा, बल्कि कटेंगे उल्टा। बजट की यह प्रणाली व्यय किए जाने वाले प्रत्येक मद के औचित्य पर बल देती है और किसी भी क्रिया के लिए कोई आधार या ऊपर कीजिए न्यूनतम व्यय स्वीकार नहीं करती। अर्थात इसमें बजट को बिना किसी आधार के नए सिरे से निर्मित किया जाता है। इस बजट का सर्वप्रथम प्रयोग यूएसए के राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा 1973 में किया गया था। शून्य आधारित बजट का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? यूएसए के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने किया। कब किया? 1973 में किया। भारत में जीरो बेस बजट प्रक्रिया की शुरुआत सरकारी क्षेत्र के एक प्रमुख शोध संगठन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR किसने किया था? द्वारा की गई थी। इसलिए बोल रहा था ना, कोई भी विभाग है ना,
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों में लागू करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा इसे बजट वर्ष 1987-88 में लागू करने का निर्णय लिया गया। राजीव गांधी का समय था ये, ठीक है। आज भी केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा पूर्ण रूपेण न सही तो आंशिक रूप से इसे लागू किया जा रहा है, शून्य आधारित बजट। क्लियर हो गया? आगे अब ये मान के चलिए कि 16 नंबर के दो क्वेश्चन, एक आपने अभी सुबह किया, एक फिर दोबारा आपका ये 16 नंबर का बड़े में और 2-2 नंबर के छोटे में तैयार हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? जेंडर बजटिंग। संसार में सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया में जेंडर बजटिंग वाला बजट 1984 में पेश किया गया था। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया पहला देश है। भारत में महिला अधिकारिता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में, महिला सशक्तिकरण समझते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, है ना, सशक्तिकरण की दिशा में बजट के योगदान को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जेंडर बजटिंग की शुरुआत सन 2005-6 में, मेंस में छोटे छोटे पॉइंट बना के लिखा करो, शुरुआत 2005-6, भारत में जो शुरुआत हुई 2005-6 में, जेंडर बजटिंग के माध्यम से सरकार द्वारा महिलाओं के विकास, अब ये लिखना जरूरी है, महिलाओं के विकास, कल्याण और सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष बजट में एक निर्धारित राशि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रावधान किए जाते हैं। कुछ परसेंटेज फिक्स होता है, इतना बजट का इतना पार्ट महिला सशक्तिकरण पर लगाना ही लगाना है, ठीक है। देश में जेंडर बजटिंग जैसा नया प्रयोग निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वर्तमान बजट में महिलाओं से संबंधित तमाम कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों पर किए गए कुल व्यय में अपेक्षाकृत उदार दृष्टिकोण दिखाकर सरकार ने कुछ पहल की है और अब बजट में महिलाओं से संबंधित कई नई नई योजनाओं को संचालित करने तथा पूर्व से संचालित योजनाओं के लिए अधिक से अधिक धनराशि की व्यवस्था कर इन्हें अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। संसद द्वारा बजट पारित करने की प्रक्रिया बस जोर दिया जा रहा है। अब आप देखते होंगे, पहले नहीं पढ़ते थे हम ऐसे, राज्य हो चाहे केंद्र हो, महिलाओं से संबंधित इतनी योजनाएं आ रही हैं। और वो क्यों आ रही हैं? क्योंकि बजट का एक परसेंटेज माना 30% महिलाओं के उस पर खर्च करना ही करना है। तो भाई कैसे करना है? ऐसा तो है नहीं कि बांटेंगे उनको, उनके लिए क्या करना पड़ता है? योजनाएं लाना पड़ता है। क्या लाना पड़ता है? योजनाएं लाना पड़ता है। जैसे राज्य में भी आपने पढ़ा होगा कि कभी गौरा कन्या धन योजना पढ़ लिया आपने, और कौन कौन सी महिलाओं को? सुकन्या वाली हो गई। और तो हर क्षेत्र को कवर करना पड़ता है। जैसे आदिवासी महिलाओं के लिए अलग योजनाएं होंगी, SC ST महिलाओं के लिए अलग योजनाएं होंगी, जन पूरे वर्ग के लिए अलग योजनाएं। तो बहुत सारी योजनाएं जो होती हैं महिलाओं से संबंधित होती हैं और सरकार की बाध्यता भी है। अब क्या है? योजनाओं के माध्यम से ही वो परसेंटेज हम क्या कर सकते हैं? जेंडर बजटिंग में फिक्स कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? क्लियर है? ठीक है, इतना ही करो। कितने मिनट का होगा? 14? अच्छा चलो आगे पढ़ते हैं। 30 मिनट का बना देते ना उसको। संसद द्वारा बजट पारित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होकर गुजरती है। अब कैसे होता है? सर्वप्रथम संसद के किसी भी सदन में भारत के वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। अब देखो, पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, लोकसभा राज्यसभा टीवी होते हैं, उसमें देख लो जब बजट प्रस्तुत होता है ना, क्या होता है उसमें, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सर्वप्रथम संसद के किसी भी सदन में भारत के वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात बजटीय प्रस्तावों पर बहस होती है। क्या होती है? आम बहस के पश्चात संसद की विभागीय समितियों द्वारा प्रस्तावों की जांच की जाती है। तीसरे नंबर पे विभागीय समितियों द्वारा, क्रम याद रखना, पहले क्या होगा फिर क्या होगा। तो पहले क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? किसी भी सदन में, इधर इन लोकसभा और इन राज्यसभा, है ना। फिर क्या हुआ? प्रस्तावों पर, बजटीय प्रस्तावों पर बहस हुई। फिर क्या हुआ? विभागीय समितियों द्वारा प्रस्तावों की जांच की गई। फिर क्या हुआ? अनुदान राशि पर मतदान किया गया। क्या किया गया? अगर मैं क्वेश्चन बनाता यूपीएससी का तो मैं इन्हीं शब्दों को उठाकर पूछता कि सही क्रम क्या है इनका, क्या ये कहां कहां पर होता है, किस क्रम में होता है। फिर अनुदान राशियों पर मतदान हुआ। फिर क्या हुआ? आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। अप्रोप्रिएशन बिल, जरा देखना क्या बोलते हैं विनियोग विधेयक को।
अप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं। हाँ, फिर अप्रोप्रिएशन बिल को पास किया था 114 में। फिर क्या होता है? वित्त विधेयक, आर्टिकल 117। देखो ना, आपकी पॉलिटी भी तैयार हो रही है यहां पर इकोनॉमिक्स में। 117 क्या होता है? वित्त विधेयक होता है। क्या होता है? अगर धन विधेयक बोलेगा तो किस आर्टिकल में होता है? मनी बिल किस आर्टिकल में होता है? 110 में होता है। किस में होता है? हाँ, तो धन विधेयक 110, वित्त विधेयक 117। और वित्त आयोग बोलेगा तो कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में वित्त विधेयक, वित्त आ गया 117 लगे, और वित्त आयोग हो गया तो 280। क्या होगा? और ये तो मैं केंद्र का बता रहा हूं, फिर राज्यों का ही पढ़ना है। किसका पढ़ना है? और फिर नगर पालिका और पंचायतों का ही पढ़ना है। तो सिखाऊंगा आपको पॉलिटी में कैसे कैसे याद किया जाता है। 280 है। हाँ जी, देख लो, चेक कर लिया करो, ऐसा तो नहीं कि खंडर हो गए। वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। क्या लिखा? ध्यातव्य, वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत 117(3) के अधीन आने वाले वित्त विधेयक किया जाता है। वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। 117(3) के अधीन आने वाले वित्त विधेयक, 117(3) के अधीन आने वाले वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं 117(3) वाले को। ठीक है। आजकल बजट दो भागों में विभाजित होता है। नंबर 1 राजस्व बजट, नंबर 2 पूंजीगत बजट। राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। अब भाई इसको तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हमें। इसको मेरे ख्याल से यहीं पे रोको, पहले मैं आपको इसकी फोटो दूंगा। ठीक है, पूरा एक चार्ट बनाना है, उसके हिसाब से आपने क्या करना है, इसको पढ़ना है।